हेलो एवरीवन। चाहे न्यू एनसीईआरटी हो या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, ये चैप्टर दोनों ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आयुष सिसोदिया आज आपको क्वाड्रिलेटरल्स करवाने वाला हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। वो भी हम कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर दें। और साथ ही साथ में चाहे न्यू एनसीईआरटी का बच्चा हो या फिर ओल्ड एनसीईआरटी का, ये लेक्चर दोनों के लिए ही मेरे ख्याल से इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना। साथ ही साथ में एक चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे कि रिवीजन, रैपिड रिवीजन सीरीज है, तो मैं यहां पे आपको सारी प्रॉपर्टीज कराने वाला हूं। प्रूविंग वाला पार्ट मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना। लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम पॉलीगन के बारे में जानेंगे। एक फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिसके पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी और फिर क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज कि आखिरकार एक पॉलीगन होता क्या है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन का ही पार्ट है। तो पॉलीगन होता क्या है? तो पॉलीगन बच्चे 4 वर्ड से बना है। सबसे पहला वर्ड है सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। ये 3 वर्ड्स हो गए, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इन 4 वर्ड्स के बारे में जरा डिटेल में जानते हैं। सिंपल वर्ड का मतलब क्या होता है ना। सिंपल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा, चलो कर्व का मतलब समझते हैं पहले। कर्व कर्व क्या होता है बच्चे? एक ऐसी ड्राइंग जो एक स्ट्रोक में मैं बनाता हूं बिना पेन उठाए, यानी कि ये मेरा यहां पे एक कर्व है। वेयर एज अगर मैं ऐसे इसको बार बार पेन को लिफ्ट करके बना रहा हूं तो ये मेरा यहां पे कर्व नहीं होगा। फिर क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही साथ हो, यानी यहां से स्टार्ट हुआ वापस यहां पे आ गया, तो एक ये क्लोज्ड कर्व हो चुका है। वेयर एज अगर मैं यहां पे बनाता हूं कुछ इस तरीके से और ये यहां पे है, तो ये मेरा यहां पे ओपन कर्व कहलाएगा, यानी कि मेरा क्लोज्ड होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, लेकिन वो सिंपल भी होना चाहिए। सिंपल का मतलब जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे। यहां पे मैंने एक ये फिगर बनाया, ये मेरा कर्व है, क्लोज्ड है, बट सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे खुद को कट कर रहा है। वेरस अगर मैं यहां पे ये बना देता हूं तो ये मेरा सिंपल है, क्लोज्ड है, कर्व है। लेकिन चौथी कंडीशन आती है मेरी, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये यहां पे बच्चे एक सर्कुलर टाइप चीज है, मुझे सीधी लाइन से बना हुआ फिगर चाहिए, तो ये कहलाता है मेरा पॉलीगन, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो आप यहां पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास पॉलीगन का होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब जैसे कि आपने मिरर के बारे में पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कुछ कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहां पे लगता है। ये है मेरे पास यहां पे एक कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल कोई भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 180 से कम ही होगा अगर इंटीरियर एंगल, तो ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। वेरस कॉनकेव पॉलीगन, इसमें एक ट्रिक होती है कि यहां पे मेरा बाहर से मुझे केव फॉर्मेशन दिखेगी, या फिर अंदर का एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, जैसे कि ये एंगल मुझे 180 से ज्यादा दिख रहा है, अगर आप यहां पे इस एंगल को देखेंगे तो ये भी 180 से ज्यादा है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे यहां पे, तो इसमें तो 2 एंगल देखो यहां पे मेरे 180 से ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, तो ये मेरा यहां पे एक कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। अब दूसरे तरीके से अगर मैं साइड्स के बेसिस से बात करूं तो रेगुलर एंड इरेगुलर, इसमें क्या होता है कि मेरे ऐसे पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर है, और अगर सारी साइड्स बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो वो मेरा कहलाएगा एक रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन मतलब अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, जैसे कि आप रेक्टेंगल भी देखो, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल में, बट ये मेरा यहां पे एक इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब अगर मुझे इसे क्लासिफाई करना है पॉलीगन को, तो मुझे एक पॉलीगन बनाने के लिए मुझे एक, ये मैंने लाइन सेगमेंट लिया, एक दूसरा सेगमेंट लिया, इसको क्लोज करने के लिए मुझे मिनिमम 3 चाहिए, तो यहां पे मेरा सबसे छोटा पॉलीगन रहने वाला है एक ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट अगर मैं 4 साइड ली, क्वाड, क्वाड मींस 4, तो ये कहलाएगा मेरा क्वाड्रिलेटरल। फिर 5 साइड्स पेंटागन, तो एक काउंटिंग यहां पे चलती चली आ रही है। तो ऐसे अगर आप काउंटिंग चलते मतलब करते रहेंगे तो यहां पे मतलब आप देखो मेरे पास 7 साइड्स, 8 साइड्स, 9 साइड्स, 10 साइड्स, और ऐसे चलता रहेगा। जितनी साइड्स हैं उतना उसका हमने नाम रख दिया है, गॉन मींस होता है साइड्स, और आगे काउंटिंग एन नंबर ऑफ साइड्स। ये रहने वाला है यहाँ पे हमारा एक बेसिक तरीका नॉमेनक्लेचर का। लेकिन इसके पार्ट्स अब हम जानते हैं। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो मैं इसको बोलता हूं बच्चे साइड। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं।
यहां पे ये जो सीधी लाइन होगी बच्चे इसको बोलते हैं हम साइड, जहां पे मिलते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे नॉन नेबर पॉइंट के साथ अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसको हम कहते हैं डायगोनल। नॉन नेबर का मतलब इस पॉइंट का नेबर ये है, तो इसको ज्वाइन नहीं करना है, तो साइड हो गई मेरी। नॉन नेबर यानी ये मेरा अपोजिट के साथ ज्वाइन हो रहा है, ये मेरा अपोजिट के साथ। तो अब जो ब्लिंकिंग है ये मेरे यहां पर डायगोनल्स है। तो यहां पे आप जितनी भी अंदर की लाइंस देख रहे हैं एक तरीके से फिगर की, वो मेरा डायगोनल कहलाएगा। अब डायगोनल्स ये सब आपको समझ में होगा, ये सारे वो पार्ट्स हैं जो आगे मैं यूज करने वाला हूं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पॉलीगन के बारे में और ज्यादा, तो पॉलीगन की ही एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखेंगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या होता है इंटीरियर एंगल? मेरे पास अगर ये फिगर है तो अंदर के सारे एंगल्स का सम। सिमिलरली अगर मैं एक्सटर्नल एंगल्स की बात करता हूं तो यहां पे मैं इसी की साइड्स को एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से एक्सटेंड करता रहूंगा। ये बाहर का जो ग्रीन वाला एंगल है ये मेरा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का सम मेरा यहां पे क्या रहने वाला है? तो अगर मैं सारे इंटीरियर एंगल, लेकिन याद रखना यहां पे मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं। रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इवेंचुअली सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं अगर उसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो n-2 इंटू 180 ये मेरा सम ऑफ ऑल एंगल्स है। अगर मुझे ईच एंगल निकालना है, एक एंगल निकालना है, तो सारे एंगल जब इक्वल हैं तो एंगल्स कितने हैं? जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल हैं। याद रखना ये बात। तो अगर मेरे पास n एंगल्स है तो मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। वेराज अगर मैं बात करता हूं एक्सटीरियर एंगल का तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 के बराबर रहता है और सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं? जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उतनी ही साइड होती है। तो ईच निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से मैं डिवाइड कर दूंगा तो अगेन वो 360 बाय n हो जाएगा। इस फॉर्मूला की मदद से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट था, न्यू एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट हो जाती है एक और बात कि अनअकैडमी के सभी बैचेस के ऊपर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। बस आपको कोड यूज करना है ASH100 और आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जिसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर डिजाइन हुआ है जो है मेरा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। अब ये एक 4 साइडेड पॉलीगन है जिसमें मेरे पास 4 एंगल रहने वाले हैं, 4 वर्टिसेस रहने वाली हैं। इनफैक्ट इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही एंगल्स का सम 360 रहेगा। ये आपको याद रखना है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का ही सम 360 रहने वाला है। अब क्वाड्रिलेटरल्स की एक फैमिली है ना, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहली चीज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर एंड एक रोम्बस। फिर नॉन पैरेललोग्राम वाले है ना, एक तरीके से याद कर लो जैसे कि ट्रेपीजियम या फिर काइट। हम इन सारी शेप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और प्रूविंग भी थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगा। तो हमारे पास कुछ कुछ ये टाइप्स रहने वाली हैं यहां पे हमारे पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा उसमें हो जाता है वो हो जाता है यहां पे एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आप देखोगे पैरेललोग्राम के अंदर ही मेरा रेक्टेंगल आता है, इसी के अंदर स्क्वायर आता है और इसी के अंदर एक रोम्बस भी आता है पैरेललोग्राम के अंदर। तो जो मेरी प्रॉपर्टीज यहां पर लगने वाली हैं वो सारी प्रॉपर्टीज कॉमन रहने वाली है अगेन स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए एज वेल एज रोम्बस के लिए। बाकी उनकी इंडिविजुअल आपस में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज उनके ऊपर तो लगेंगी ही लगेंगी। जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, बच्चों की प्रॉपर्टी पेरेंट के पास नहीं आती। तो ये तो एक तरीके से पेरेंट है और ये तीनों इसके बच्चे हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम? इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ए बी सी एंड डी आपको हमेशा नेमिंग साइक्लिक ऑर्डर में ही करनी है। तो ये साइड मेरी इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है, ये साइड मेरी इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है। अब अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं तो मेरे अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल मेरा इस एंगल के बराबर है। साथ में एडजेसेंट एंगल्स का सम मेरा 180 है, मतलब ऐसा सारे एंगल्स के साथ होगा। इसका सम इसके साथ 180 है, अगेन इसका सम इसके साथ भी 180 है। याद रखना बच्चे ये चीज कि सारे एंगल्स का अपने पड़ोसी एंगल के साथ सम 180 रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है? लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर याद करना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, उसी से बच्चे ये चीज निकली है बाहर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे डायगोनल्स की,
तो ये रहे मेरे डायगोनल्स, और इसके ऑब्वियसली जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल तो नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, मतलब इतना सा येलो वाला पोर्शन आगे के येलो वाले पोर्शन के बराबर है, और ये इतना सा रेड वाला पोर्शन इतने से रेड वाले पोर्शन के बराबर है। अगर मैं इसको यहां पे O बोल देता हूं तो AO बराबर होगा OC के, DO बराबर होगा BO के, और सबकी प्रॉपर्टीज आपको लास्ट में मिल जाएंगी एज अ चीट शीट जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा, एक ही स्क्रीन में लिखी हुई। तो ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अगेन कंटिन्यू होने वाली हैं हमारे बाकी के सारे फिगर्स के ऊपर। तो चलिए एक बार स्पेसिफिकली उन फिगर्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, A, B, C एंड D। जैसे कि मैंने कहा ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, तो AD मेरा बराबर है यहां पे BC के। ऐसे ही AB मेरा बराबर है DC के। ये सिर्फ बराबर नहीं है बच्चे, ये यहां पे मैं पैरेलल का सिंबल भी लगा देता हूं, ये आपस में पैरेलल भी है, साथ ही साथ में इक्वल भी है। फिर सारे एंगल इसके 90 डिग्री के बराबर रहने वाले हैं, ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर। आपकी बुक में एक कारपेंटर्स प्रॉब्लम की मदद से रेक्टेंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। रेक्टेंगल्स में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि इसको अगर इससे ज्वाइन करना है तो कारपेंटर्स प्रॉब्लम के बाद से उन्होंने इसका क्या फाइंड आउट किया कि इसके डायगोनल्स भी हमारे इक्वल रहते हैं। और डायगोनल सिर्फ इक्वल नहीं रहते हैं, ये डायगोनल जब इक्वल हैं तो ये चारों पार्ट आपस में बराबर होते हैं, AO, BO, CO, DO ये सब आपस में बराबर रहते हैं। और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी रहता है, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी की मदद से यहां पे कई चीजें प्रूव करी गई हैं। अब यहां पे एक हिपोक्रेसी जो मुझे फील हुई कि अभी तक जो एनसीईआरटी आपकी चेंज कर दी गई है, आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई गई है न्यू एनसीईआरटी में, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके चीजें आपको प्रूफ करवाई गई हैं। तो इसीलिए अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी आपको कब पढ़ाई जाएगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्योरली सिर्फ न्यू एनसीईआरटी के लिए। अब कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, दो ट्राइंगल्स हैं, जनरली दोनों ट्राइंगल्स में हम तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चाहे वो एंगल्स हो या फिर साइड हो, और वो तीन कैरेक्टरिस्टिक किसी सीक्वेंस में अगर आपस में इक्वल है, हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका है, बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने कहा कि SAS साइड एंगल साइड, मान लो इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, और ये एंगल इनके बीच वाला क्योंकि A बीच में है, SAS ये सेम है, मतलब मेरे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके, कॉन्ग्रुएंसी की SAS है, बहुत सारी होती हैं बच्चे, तो इनको यूज करके यहाँ पे इसमें चीजें प्रूफ करी गई हैं। अब आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। अगर आप प्रूविंग देखना चाहते हैं तो मैं प्रूविंग के लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना। अभी अगर मैं बताऊंगा तो ये काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आई गेस आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सारी क्लियर होंगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे लगने ही वाली हैं जो कि पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताई है। स्पेशल क्या है कि एंगल मेरे यहाँ पे 90 डिग्री रहने वाले हैं। फिर रेक्टेंगल का ही एक पार्ट होता है स्क्वायर। कैसे होता है? रेक्टेंगल क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स, सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी भी अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल और पैरेलल तो है, अपोजिट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सारी ही हैं। तो यहां पे सारे एंगल मेरे 90 डिग्री के होने वाले हैं। अगेन मेरे यहां पे जो डायगोनल होते हैं बच्चे, वो जो डायगोनल्स हैं ये मेरे यहां पे इक्वल हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये बाइसेक्ट भी बढ़िया तरीके से इक्वली हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस ये एंगल यहां पे 90 डिग्री का रहने वाला है। तो इसी वजह से रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आता है। क्लियर है आपको? क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर फॉलो कर रहा है, बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल जरूरी नहीं ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल कहता है अपोजिट साइड्स इक्वल, वो तो स्क्वायर करता ही करता है। तो यहां पे एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, और ये वेन डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी का इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। अब रोम्बस के बारे में जानते हैं। अगेन ये भी एक मेरा पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट स्क्वायर की तरह इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन
सारे एंगल इक्वल नहीं है, इसमें पैरेललोग्राम की एंगल में प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन साइड्स में ये स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? दूसरी चीज, अब अगर मैं डायगोनल्स देखता हूं तो इसके डायगोनल्स इक्वल तो नहीं है, ऑल्दो दे बाइसेक्ट। ठीक है, मतलब ये इतना सा पोर्शन इतने के बराबर, इतना सा पोर्शन इतने के बराबर। ये डैश का मतलब जिस डैश के साथ मैच कर रहा है ना, वो चीजें आपस में बराबर है। तो ये पैरेललोग्राम की तरह ही है, रोम्बस है, एक तरीके से स्क्वायर को मैंने बेस पकड़ के टेढ़ा कर दिया है, कुछ कुछ वैसा ही है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंगल जो है 90 डिग्री का रहने वाला है। क्लियर है कि नहीं आपको? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैरेललोग्राम के अंदर मेरा एक आता है, ये पैरेललोग्राम का सर्कल है ग्रीन वाला, जिसमें मेरे पास एक रेक्टेंगल है और रोम्बस है। अब अगर मैं रोम्बस को ध्यान से देखता हूं तो स्क्वायर कहता है ऑल साइड्स इक्वल, सिर्फ इतना है ना। यहां पे भी कह रहा है ऑल साइड्स इक्वल, है ना। स्क्वायर में स्पेसिफिकली कहता है कि सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, यहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो स्क्वायर एक तरीके से रोम्बस का भी पार्ट हो गया, क्योंकि रोम्बस तो कहता है बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो तो स्क्वायर में होता ही होता है। तो एक तरीके से जो स्क्वायर होता है ना, वो अगर मैं इंडिविजुअली यहां पे वेन डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये सिर्फ रेक्टेंगल का बनाता हूं तो स्क्वायर मेरा इसके अंदर आ जाता है। फिर अगर मैं रोम्बस का बनाऊं तो अगेन स्क्वायर मेरा इसके अंदर आ जाता है। तो स्क्वायर मेरा रोम्बस का पार्ट हो सकता है या तो रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है, इनमें से किसी ना किसी का तो पार्ट होगा ही। तो एक तरीके से अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो मेरा रोम्बस और रेक्टेंगल जहां पे ओवरलैप करते हैं ना इस पर्टिकुलर पोर्शन में, वो पोर्शन ही मेरा स्क्वायर का रहने वाला है। इस पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा यहां पे स्क्वायर का पोर्शन है। तो अब आप समझ गए होंगे, स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होगा या तो रोम्बस होगा, ऐसा नहीं दोनों ही होगा। स्क्वायर मेरा रेक्टेंगल का भी पार्ट है, रोम्बस का भी पार्ट है, और स्क्वायर अपने आप में इसलिए एक इंडिविजुअल अलग से हमने फिगर बना दिया है जिसमें सारी पैरेललोग्राम की कोर प्रॉपर्टीज रखने वाली हैं, पैरेललोग्राम की भी, रेक्टेंगल की भी, रोम्बस की, जिसमें इन सब की प्रॉपर्टीज लगे, वो कहलाएगा मेरा स्क्वायर। तो एक तरीके से ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम रहने वाला है। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कुछ ऐसे फिगर के बारे में जो कि थोड़ा सा अलग है। ये पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम क्या कहता है? वन साइड इज पैरेलल, बस ये साइड इसके पैरेलल है, दैट मींस ए बी सी एंड डी। अब मेरा ए बी पैरेलल है सी डी के, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है इसकी। एक और प्रॉपर्टी आप लाइंस एंड एंगल्स के थ्रू निकाल सकते हैं कि इसका और इसका सम, है ना, सिमिलरली इसका और इसका सम, यानी जो पैरेलल है साइड्स, इनका जो सम है ये 180 के बराबर रहेगा। ये चीज याद रखना आप लोग। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा इसमें एक क्लासिफिकेशन बना दिया। क्लासिफिकेशन का आइसोसेलेस, इसमें क्या मतलब है कि अगेन ये वाली जो मेरी साइड है वो इसके पैरेलल है बस, लेकिन ये तो इसके इक्वल भी है, यानी नॉन पैरेलल साइड्स को हमने इक्वल कर दिया। बाकी ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज लगने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुका है काइट, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। काइट भैया यहां पे क्या कहता है? काइट कहता है कि मेरी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट नहीं, यानी ये मेरी साइड इस साइड के बराबर और ये मेरी साइड इस साइड के बराबर। फिर क्या कहता है कि ये 90 डिग्री पर डायगोनल्स को कट करता है। फिर क्या कहता है, ये वाला जो डायगोनल है उसने क्या किया, AO को CO के बराबर कर दिया, साथ ही साथ में ये इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे अब इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये यहां पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो डायगोनल है इस पर्टिकुलर एंगल को बीच में से एग्जैक्टली कट कर रहा है। अच्छा, सेम यही चीज स्क्वायर में भी होती है। अगर आप यहां पे आप स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर में भी ये डायगोनल इसको 45 कर देगा, इसको 45 कर देगा। स्क्वायर एक हाईली सिमेट्रिक फिगर मेरा रहता है। ये रही बच्चे डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में है वो प्रॉपर्टीज बाकियों में तो होगी ही होगी, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल नहीं बोला, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। तो वो चीज रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है, स्क्वायर में भी है। आगे बढ़े, डायगोनल्स आर इक्वल, तो वैसा सिर्फ मैंने बताया रेक्टेंगल में और स्क्वायर में होता है। अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ऐसा रोम्बस और स्क्वायर में भी होता है। काइट एक अलग शेप है जो कि पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है।
अब ये रही बच्चे आपके लिए एक तरीके से समरी, जिसमें सब फिगर की सारी प्रॉपर्टीज लिखी है। और अगर आपको उसको वेन डायग्राम के थ्रू समझना है तो आप एक तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू यहां पे समझ सकते हैं। और अब यहां पे आपको एक और चीज समझ में आएगी, काइट कहता है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसा तो मेरे साथ स्क्वायर में भी होता है, तो काइट के कुछ पोर्शन भी स्क्वायर के साथ ओवरलैप यहां पे इसी सेम वजह से कर रहे हैं। सारा काइट इसके बराबर नहीं होता है। सो आई होप ये वाला वेन डायग्राम हमारा क्यों बना है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, रोम्बस मेरा डार्क ग्रीन पोर्शन है, क्लियर है, ये वाला मेरा रेक्टेंगल है, ये वाला मेरा पैरेललोग्राम है। और अब ट्रेपीजियम के अंदर ये सारा क्यों आ गया है? एकदम से दिमाग यहां पे फटा कि ट्रेपीजियम के अंदर क्यों आ गया। ट्रेपीजियम कहता है वन साइड इज पैरेलल टू अदर साइड, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ये टू के बारे में कुछ नहीं कहता। पैरेललोग्राम कहता है दो ही चाहिए, तो दो में एक तो है ही, तो इसीलिए ट्रेपीजियम के अंदर पैरेललोग्राम आ गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये स्लाइड आप लोगों के लिए रहने वाली है। सिमिलरली ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज जो आपको समझना जरूरी है वो ये कि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत जल्द आ जाएंगे, तो ये कोड यूज करना और हमारे अनअकैडमी के अमेजिंग बैचेस तक पहुंच जाना। शायद आपको जैसे ही आप इसको लगाओगे ना, शायद क्या पक्का एकदम 60% ऑफ यहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हल्के से सवाल है। क्या कहता है यहाँ पे, देखो, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऐसा शेप है जो कि काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे काइट एंड पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ये रहा मेरा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का है काइट एंड पैरेललोग्राम। अब काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है, तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा फिगर एक रोम्बस का दिखाई देता है, क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स तो हैं ही। तो सेम बच्चे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास रोम्बस। और अगर आप सेकंड वाला बोलोगे, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड अ रेक्टेंगल। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, यहां पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो है ही जो कि काइट भी हो सकता है और एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आंसर देना वेन डायग्राम के थ्रू कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, what will the sum of the angles of quadrilateral such as the following one also be 360? find the answer using geometric reasoning as well as constructing this figure and ठीक है। देखो इसमें बोला गया है कि 360 डिग्री क्यों होता है ना। इस फिगर में अगर आप देखोगे कि टोटल जो सम होता है वो मेरा 360 के बराबर ऐसा क्यों होता है, तो इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, एक लाइन बना दी, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। आसान भाषा में बताऊं क्योंकि टाइम होने वाला है, टाइम इनफैक्ट खत्म हो चुका है, तो जल्दी समझो। इस ट्राइंगल का सम 180 रहता है, इस ट्राइंगल का सम 180 रहता है, तो सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 360। बहुत आसान सवाल है। चलिए अब यहां पे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। अब ये मेरा यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। क्यों? ये पूरा 60 है, ये इसके बराबर रहना चाहिए। अब जरा सोचो, मेरा एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम का इस एंगल का इसके साथ भी होगा। ये 60 है, जिसमें से सिर्फ इतना सा 60 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कि अगर मैं इसको x मान लिया, यहां पे ये मेरे यहाँ पे 180 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 60 आ चुकी है, तो इसको मैंने यहाँ पे 60 ले लिया। अब इस ट्राइंगल को देखता हूं, ट्राइंगल AOB, यानी कि ये ग्रीन वाला ट्राइंगल अगर मैं देखता हूं, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल में अगर अगेन मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 30 60 90 हो गया, टोटल 180 होना चाहिए। तो ये भी अगर मैं 90 रख देता हूं तो देखो इस ट्रायंगल का सम 180 हो जाएगा। ये 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये x की वैल्यू मेरे पास 90 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप बच्चे आज आपको समझने में बहुत मजा आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में जाना, आंसर जरूर देना। जैसा अभी मैंने लास्ट सवाल किया था कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। बहुत ईजी सवाल है एंड आई होप इस क्लास की तरह ही रैपिड रिवीजन सीरीज आप आगे भी देखते रहना, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। मिलेंगे बच्चे एक और अमेजिंग से लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।